अगर मैंने ऐसे ऐसे रब कर दिया, क्या अभी इसके ऊपर चार्ज आ गया? क्या इसके अंदर अभी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गई? से कोई प्राणी ऐसे है, तुमने देखा होगा कितने अंकल ऐसे खड़े होकर ऐसे दीवार पे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं कुछ लोग अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं इस तरह की। तो भाई ये वाली चीज में क्या चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने चार्ज को उड़ा दिया। क्या उड़ा सकते हो? नहीं। तुम चार्ज की हत्या, चार्ज को की मृत्यु, चार्ज का अंत नहीं कर सकते। चार्ज कहीं भी नहीं जा सकता इस तरह से। हेलो जनता, क्या हाल चाल? सबसे पहले देखिए कि क्या इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा है। इस तरह के ऑब्जेक्ट को जनरली रब करके इस तरह से कोई चार्ज दिया जाता है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और यही चार्ज क्रिएट करने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे जो रिलेटेड होगा चार्ज से और इनकी बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड से। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन सा सेशन जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है, धमाकेदार सेशन होने वाला है। हम काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, एक अलग नजरिए से पूरे चैप्टर को देखेंगे। आप उम्मीद करके चलिए कि आपको यह चैप्टर पूरे दिल में बैठ जाएगा। इस चैप्टर को मैंने आपके लिए 3 हिस्सों में डिवाइड करा है। सबसे पहला जो इसके अंदर हिस्सा आने वाला है वो हिस्सा आने वाला है कि बाहुबली, महिष्मति और बाहुबली की, महिष्मति के बाद बाहुबली की सेना, इन चीजों के ऊपर अपन बात करेंगे। एकदम डिटेल में इन चीजों को देखेंगे। यार भाई, इतना आप सभी को बहुत अच्छे से सॉर्टेड हो गया क्या? अब यहां देखिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है हमारा। इसमें आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे के सारे पीपीटी मिल जाएंगे, सब कुछ डिटेल में आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाला है। तो आज का ये जो सेशन है, इसमें पार्ट 1 में लेक्चर 1 में कवर करूंगा। लेक्चर 2 होगा महिष्मति, जो आएगा अभी से एक दिन बाद। इसके बाद देखिए लेक्चर 3 होगा जिसमें मैं बात करूंगा सेना की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव तरह से मैंने इस चैप्टर को 3 हिस्सों में काटा है। तो बाहुबली जो है वो कौन है, बाहुबली जो है वो कौन है, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहला भाग 1 जिसमें हम बात करेंगे हमारे बाहुबली की। तो बाहुबली है भाई हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज को बाहुबली बोलने वाले हैं। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज ही वो है जिसकी वजह से पूरी की पूरी महिष्मति बसेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बसेगी। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो अपने अगल बगल पूरी महिष्मति बनाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। तो बाहुबली कौन? हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। वो बनाएगा कौन? महिष्मति, जो कि होगी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। चलो शुरू करते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कहां से आता है, किस तरह की? तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की पूरा आधार कार्ड बना लेंगे, पूरा इंटरव्यू ले लेंगे, हर एक चीज उसके जीवन का पॉडकास्ट निकाल देंगे एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या इसके जीवन की भावना है, कहां से आ गया, किस तरह से आ गया? तो भाई सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज एक शक्ति है। ये क्या बोल रहा है चिकू भैया? यस, इलेक्ट्रिक चार्ज एक शक्ति, एक पावर है कि अगर भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया तो मैं कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें या अलग अलग कार्य कर पाऊंगा। ठीक, इस तरह से समझते हैं। जैसे समझो कि अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मैंने ऐसे बोला और ऐसे करके मेरे पास थॉर का हैमर आ गया। ठीक है, इमेजिन करो कि मैंने ऐसे करके बुलाया और ऐसे करके मेरे पास थॉर का हैमर आ गया। अगर वो थॉर का हैमर मेरे पास आ जाता है तो मेरे पास क्या है? थॉर की पावर है। अगर मेरे पास आयरन मैन का शक्ति आ जाती है तो मेरे पास क्या? आयरन मैन की पावर है। अगर मेरे पास हल्क की शक्ति आ जाती है, हल्क की पावर है। किसी भी तरह की मेरे पास शक्ति आ गई, मेरे पास वो पावर आ चुकी है। क्या आपको ये बात समझ में आया? अगर ऐसे ही एक मैटर है, कोई भी मैटर, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, एच.सी. वर्मा की बुक है। ठीक है, ध्यान से देखना, एच.सी. वर्मा की बुक को मैं चार्ज दे रहा हूं। ठीक, तो एच.सी. वर्मा का कॉन्सेप्ट 1 पहला वॉल्यूम, अगर मैंने ऐसे ऐसे रब कर दिया, क्या अभी इसके ऊपर चार्ज आ गया? क्या इसके अंदर अभी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गई? इलेक्ट्रिसिटी वाली एच.सी. वर्मा देना, वो बोलेगा वो मेरे पास तो वॉल्यूम 1 है। पर एक काम करता हूं, मैं ऐसे रब करके इसी पे चार्ज दे देता हूं, अब इसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गई। बहुत ही गंदा जोक मारा चिकू भैया आपने, पर हाँ, क्या हम
क्या हम किसी भी चीज को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, रब करके। आया समझ में? तो जैसे कि किसी चीज के पास चार्ज आ गया, तो चार्ज आने के बाद क्या मिला? सोचो समझो और बताओ। चार्ज आने के बाद क्या मिला? उसके पास शक्ति आ गई। कौन सी शक्ति आ गई? कि अब वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, अब वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया भाई? तो एक तरह से जैसे तुम्हारे पास मैच का टिकट आ गया, अगर तुम्हें कोई मैच देखने जाना है, कॉन्सर्ट देखने जाना है, उसका तुम्हारे पास टिकट आ गया, अब क्या कर सकते हो तुम वो कॉन्सर्ट में जा सकते हो, तुम वो कॉन्सर्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो, वहां पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो तुम। वहां जो भी चिल्लाना है यो यो यो, जो भी तुम्हें चिल्लाना है, ठीक है, जिस भी चीज को तुम सपोर्ट कर रहे हो, वहां कोहली को सपोर्ट करने जा रहे हो कि दिस टाइम आरसीबी विल विन, तो जो भी तुम्हें करना है तुम वहां जा करके कर सकते हो उस कॉन्सर्ट में। तो इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, पर कब? जब वो टिकट हो। तो ऐसे ही अगर एक नॉर्मल मैटर है, उसे कोई भी फील्ड एक्सपीरियंस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करना है, इलेक्ट्रिक सिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए उसके पास चार्ज होना जरूरी है। या तो वो प्रोड्यूस करना चाहता है, अगर प्रोड्यूस भी करना चाहता है तो चार्ज होना जरूरी है। क्या आपको भावनाएं समझ में आ गई? मतलब आगे के 6-7 चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, वो सब चैप्टर इसी चीज पे आधारित है कि चार्ज है या नहीं। अगर चार्ज होगा तो ही एक्सपीरियंस करोगे, चार्ज होगा तो ही प्रोड्यूस करोगे, चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस होगा। मतलब अभी से पूरी 12th की एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है, उसके सारे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर हैं। मतलब बिना चार्ज के कुछ भी मुमकिन नहीं है, चार्ज है तो मुमकिन है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमें समझ में आया कि भैया व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम होता है। इसको ऐसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। समझ में आया भाई? अगर कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो चार्ज का डायमेंशन होता है A इंटू टी, करंट इंटू टाइम। क्या आपको ये बात सॉर्टेड? करंट इंटू टाइम से हमें चार्ज का डायमेंशन मिल गया। चलो आगे देखते हैं भाई। अब अपन फीलिंग लेते हैं, ये चार्ज आता कहां से? क्योंकि भाई कुछ लोग ना चार्ज डीमार्ट से ले आते हैं। मेरी मम्मी गई थी सैटरडे को, बहुत भीड़ थी, पर चार्ज ले आए। तो क्या चार्ज डीमार्ट में आता है? बहुत ही गंदी बातें कर रहे हो यार, क्या हो गया तुम्हें? तो ये चार्ज डीमार्ट से आता है? नहीं। चार्ज ऑनलाइन आता है? नहीं। चार्ज कहां से आता है? ये चार्ज आता कहां से है? खरीद के लाते हैं, उठा के लाते हैं, किडनैप करके लाते हैं। सोचो चार्ज क्या है? चार्ज शक्तियां हैं। एक मैटर के पास आ जाती है, वो एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस करने लग जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट। 100 बार बोल दिया, पर ये आता कहां से है? एक मैटर को चार्ज लाना है तो लाए कहां से? करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या? तो भैया वो जो चार्ज आता है वो आता है कहां से? आता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज लाना है तो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। हमेशा याद रखो बेटा, कभी भी किसी चीज को आपको ट्रांसफर करना है, चार्ज को ट्रांसफर करना है, तो आप क्या ट्रांसफर करोगे? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे। अच्छा, चार्ज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसके पास शक्ति आ जाए। क्यों शक्ति आ जाए? ताकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे। क्यों करवाना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस? ताकि हमारे दूसरे काम हो सके, इलेक्ट्रिसिटी जल सके, और आगे पूरा सब चैप्टरों में समझ में आएगा। पर यहां से कहानी को जोड़ते हुए चलोगे तो आखिरी तक सब समझ में आएगा। तो यहां देखो बेटा, इससे अपन ने क्या उठाया? बेसिकली हमने यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर कर दिया, मतलब कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने, ठीक। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने करा। तो यहां पे कैसा आ गया भैया? यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए। अच्छा, इसके ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, हमने इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन उड़ाए, खिला दे, और फिर ले जाके इसको दे दिया कि ले रख। समझ में आया? तो इस बेचारे के पास कोई चार्ज नहीं था। अब इसके पास सपोज कुछ इलेक्ट्रॉन उठा के लेके चले गए, तो इस बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस बेचारे के पास जिसे चाहिए था, जिससे छुड़ा करके इलेक्ट्रॉन जिसे मिले हैं, वो उसके पास क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये बेचारा पॉजिटिव चार्ज, और ये बेचारा कैसा? नेगेटिव चार्ज। तो जिसके पास से चार्ज चले गए, जो गरीब है, जो रो रहा है, मेरे चार्ज ले गए, ठीक है, तो डेफिशिएंसी है इसके पास, ठीक है। तो इसके पास क्या है? डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये बेचारा रो रहा है, ये बड़ा खुश है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेचारा क्या कर रहा है? ये बेचारा बड़ा खुश है क्योंकि इसके पास क्या है? एक्सेस है। क्या आपको समझ में आया? इस वाले के पास डिफिशियंसी है, उस वाले के पास एक्सेस है। क्या इतनी बात एकदम बहुत अच्छे से क्लियर? पॉजिटिव चार्ज, डिफिशियंसी, नेगेटिव चार्ज, एक्सेस। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। अगर किसी के पास सपोज 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, कूलम में मेजर करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, किसी के पास 10 कूलम नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब किसी भी चार्ज को
पॉजिटिव हो या नेगेटिव कूलम में मेजर करेंगे। तो 10 कूलम पॉजिटिव 10 कूलम नेगेटिव, दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को बोला चलो तुम दोनों एक ही हो जाओ, तो ये बचा हुआ जो तीसरा प्राणी होगा ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर इन दोनों को जोड़ दिया और ये बनाया, ठीक है, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया और ये बनाया, अब यहां पर जो चार्ज होगा टोटल चार्ज +10 -10 +10, ये कितना होगा भाई 0 0। क्या आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई कि टोटल चार्ज इन दोनों के ऊपर मिला करके हो जाएगा 0, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया दो तरह के चार्जेस होते हैं, न्यूट्रल को तो हम काउंट नहीं करेंगे कि टाइप ऑफ चार्ज, क्योंकि वो तो दोनों के मिलने पे 0 को बोल रहे हैं न्यूट्रल। तो दो तरह के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। धक धक करके हमें एक बात समझ में आ गई, पॉजिटिव मतलब इससे कुछ छुड़ा के ले गए, तो बेचारे के पास जो भी था इसका इलेक्ट्रॉन छुड़ा के ले गए हैं, इससे नेगेटिव चार्ज ले गए हैं, तो यहाँ क्या होगा, डेफिशिएंसी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर से हम एक इलेक्ट्रॉन छुड़ा करके ले, यहाँ पर से इससे हम इलेक्ट्रॉन छुड़ा करके ले गए, तो इस बेचारे प्राणी के पास क्या होगा, मैं फिर से बोल देता हूं पूरा। तो यहां पर से हम इलेक्ट्रॉन छुड़ा करके ले गए, तो इस पॉजिटिव प्राणी के पास, इस प्राणी के पास क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस वाले के पास क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉर्टेड भाई। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे डेफिशिएंसी समझ में आ गई, एक्सेस समझ में आ गया, बहुत अच्छे से हमें काफी सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक। चलो अगली चीज देखते हैं। तो अगली चीज में हम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, ठीक। हमने टाइप ऑफ चार्जेस देख लिया, हमने कहां से आते हैं चार्जेस देख लिया, कौन क्या होता है चार्जेस वो भी देख लिया। अब हम यहाँ पे फोर्थ जो चीज देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि यार ये जो चार्ज है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब आया तो कौन सी शक्तियां लाया, एक मैटर के ऊपर चार्ज रख दिया तो अब इसके पास शक्तियां कौन सी है, ये थोड़ी मतलब समझ रहे हो, फीलिंग की बातें चल रही है, तो हम समझेंगे कि भैया कि इसके पास क्या क्या होती है। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एटम अगर लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर एक एटम गेन करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, ये वाली सारी बातें हैं चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब इन्हीं चीजों को मैं डिटेल में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आपको याद रहे कि यार हाँ फीलिंग से समझ में आया, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली बात, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, समझ में आया। वर्क नेगेटिव होता है, एनर्जी नेगेटिव होती है, वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना प्राणियों। चलो आ जाओ। तो अब यहां देखो जरा क्या हो गया भैया, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी होने की एक और खास बात क्या है, सीधा सीधा ऐड हो जाता है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर के लॉ नहीं लगेंगे कि भैया वो फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos θ वाला, वो फॉर्मूला वो सब नहीं लगेगा, है ना। तो अभी देखो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 1 + 1 तो फॉलो कर रहा है सिंपल। क्या चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह से, कोई प्राणी ऐसे, तुमने देखा होगा कितने अंकल ऐसे खड़े होकर ऐसे दीवार पे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं कुछ लोग अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं इस तरह की। तो भाई ये वाली चीज में क्या चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने कितनी बार देखा होगा कि आप सबसे ज्यादा ये चीज होती है रबिंग वाली चीज एस्केलेटर्स में, जब आप मॉल में जाते हो तो एस्केलेटर पे जब भी हाथ रखते हो, कितने लोगों के साथ हुआ है ये, कमेंट करके बताओ। बसों में होती है, मॉल्स में तो पक्का होती है कि एस्केलेटर पे वो पट्टा ऐसे घूम रहा होता है, आपका हाथ बार बार रब कर रहा होता है और आप एकदम से टच करते हो तो स्पार्क लग जाता है। वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, आपके ऊपर डेवलप्ड है, पर आपने टच करा तो वो फ्लो होके सीधी चली गई, समझ में आया, या फ्लो आपके थ्रू होके जमीन में चली गई। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब बहती है तो आपको शॉक लगता है, एकदम से झटका लगता है, समझे। तो ये होता है, काफी सारे लोगों के साथ हुआ होगा बचपन से, कभी ना कभी मैं मान नहीं सकता कि नहीं हुआ हो, ठीक है। इसके बाद देखो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब अगर कोई पूछे कि क्या मैंने रब करा किसी चीज को, ठीक है, मैंने एस.सी. वर्मा जी को ऐसे रब करा, ठीक, ध्यान से देखिए, एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 में चार्ज कैसे पढ़े, ऐसे कैसे डालें, इस तरह से एच.सी. वर्मा 1 में चार्ज डाला जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, इसमें मैंने इसको रब करा तो क्या इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर हुआ, हाँ। कैसे ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या इलेक्ट्रॉन का मास होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो जब चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो रहा है, हाँ। तो क्या जब चार्ज के साथ मास भी ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल। तो जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा कुछ ना कुछ मास भी ट्रांसफर होगा। क्या चार्ज बिना मास के रह सकता है, नहीं।
चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब यहां पे देखो अगली बात, द चार्ज प्रोड्यूस्ड, चार्ज कैन प्रोड्यूस, तो सीधी बात है चार्ज आ गया तो चार्ज के बिना क्या आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या चार्ज अच्छा ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होने से होता क्या है? मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूं, देखो चार्ज की कीमत बताता हूं मैं तुम्हें। एक चार्ज है, अगर वो आ गया तो आपके पास इनॉर्मस शक्तियां आ जाती हैं। चार्ज के आने से ही तुम्हारे पास शक्तियां आती है बेटा, चार्ज के आने से ही तुम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट। अगर चार्ज है तो लाइट है, अगर चार्ज है तो अरोराज हैं, अगर चार्ज है तो आपको दिख रहा है, अगर चार्ज है तो आपके यहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, अगर चार्ज है तो आप करंट स्टोर कर पा रहे हो, अगर चार्ज है तो आप देख पा रहे हो, अगर चार्ज है तो ही ये सब कुछ दुनिया की जो चीजें हैं, पूरी की पूरी फिजिक्स है, वो सिर्फ इस चार्ज के ऊपर आधारित है। हर एक चीज के अंदर चार्ज इन्वॉल्व है। छूना, टच करना, फोर्स लगाना, हर एक चीज चार्ज के ऊपर, फ्रिक्शन भी चार्ज के ऊपर ही आधारित होता है। क्योंकि बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली जो बात होती है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी बातें होती है, हर एक चीज का लेना देना चार्ज से। ठीक, चलो यहां देखते जाओ। तो यहां पे देखो, द लाइक चार्जेस रिपेल एंड अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमें पता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पॉइंट जो है ये तुम्हें बहुत ध्यान से समझना है। चार्ज को बर्बाद नहीं किया जा सकता। तुमने सोचा एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने चार्ज को उड़ा दिया, क्या उड़ा सकते हो? नहीं। तुम चार्ज की हत्या, चार्ज को की मृत्यु, चार्ज का अंत नहीं कर सकते। चार्ज कहीं भी नहीं जा सकता इस तरह से। यह बात बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई। चार्ज कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। भैया सॉर्टेड है, ठीक। अब यहां पे देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है? अच्छा, इस चीज का मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे अगर एक यहां पर मीडियम है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है ना, और इसके आसपास कोई भी नहीं, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसके ना किसी ने इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए, फोड़ दिया इसको, ऐसा मिक्सी में डाला ऐसे करके, मिक्सर जो होता है, और उसमें पीस दिया इसको, है ना, इसके इनफाइनाइट टुकड़े हो गए। अभी इस पे चार्ज कितना होगा? अभी भी इस पे चार्ज 10 कूलम होगा। समझ रहे हो? आप इसके साथ जला दो इसको, वहां पे राख उड़ रही है, सबको इकट्ठा करके एक जगह रखोगे आइसोलेटेड सिस्टम में, अभी भी चार्ज 10 कूलम होगा। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये बात मुझे लगता है आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर अपन बात करेंगे भाई। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड, मतलब सबसे छोटी चीज। अपन एक दुकान पे गए, दुकानदार से बोला भाई मुझे तो टॉफी खानी है। दुकानदार ने बोला कि हाँ खा लो, ये लो 1000 रुपए की एक कैंडी है, लो खाओ। तो तुम बोलोगे नहीं नहीं यार ऐसे थोड़ी, घर से निकाल देंगे मुझे, और पहली बात 1000 रुपए है भी नहीं मेरे पास। तो भाई ये जो है कि सबसे छोटी कितनी सस्ती दे सकते हो तुम, वो बताओ। तो वो बोलेगा कि एक काम कर, सबसे छोटी कैंडी है 1 रुपए वाली, ये कैंडी दे दूंगा। तुमने बोला यार भैया एक काम करो ना, मेरे पास 1 रुपए है पर इसकी दो मतलब इसकी ना मेरे को आधी कैंडी दे दो, एक आधी ये वाली दे दो, एक दूसरे की आधी, 1 रुपए की आधी वो वाली दे दो। तो बोलेगा पागल है क्या, भग यहां से, आधी कैंडी तो मैं नहीं दूंगा, मिनिमम कैंडी लेनी है तो 1 कैंडी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में गए, ये तो फर्जी एग्जांपल था, आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक, आप घर पे रहते हो तो आप घर पे मम्मी से बोलते हो मम्मी भूख लग रही है, मम्मी ने खाना बना दिया, तुमने पेट भर के खा लिया। तुमने मम्मी से बोला आखिरी मम्मी थोड़े काम करो, आधी रोटी और दे दो, ठीक है, तो मम्मी तुमको आधी रोटी दे देती है, फिर तुम वो आधी रोटी खा लेते हो। तुम रेस्टोरेंट में गए, तुम वहां वेटर से बोल रहे हो वेटर आधी रोटी, 1 रोटी नहीं आधी रोटी ला दो। वेटर बोलेगा है निकल यहां से, आधी रोटी ला दो, घर है मम्मी है, मैं रोटी ऐसे बेल के कटोरे उसमें रख रहा हूं डब्बे में, क्या समझ रखा है। तो बेटा ये चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको मिनिमम इतना ही अमाउंट है उतनी ही लेनी पड़ती है। तो आप कभी भी कहीं से चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप आधा चार्ज ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप पूरा ही चार्ज ट्रांसफर करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आप सोचोगे कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूं, नहीं। तो मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इज, सबसे छोटी एक यूनिट है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? बिकॉज
एक इलेक्ट्रॉन के इधर से उधर ट्रांसफर होने पर ही चार्ज ट्रांसफर होता है। हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज की सबसे छोटी यूनिट फिक्स है, उतना मल्टीप्लाइड बाय जब अपन कुछ 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 करते जाएंगे, उतना जब अपन मल्टीप्लाई बाय कुछ 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 करते जाएंगे वो एक बड़ा चार्ज बनेगा। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 15 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 लाख इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सब कुछ शुरू होगा 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। क्या आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल है? नहीं। क्या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल है? हाँ। क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल है? नहीं। ये चीज तुमको क्लियर होनी चाहिए, दैट इज क्वांटाइज्ड। जैसे कुकीज है, तो बिस्किट के पैकेट में कुकीज क्या होती हैं? फिक्स आती है। ऐसा नहीं आता कि आज पार्ले जी का बिस्किट लेके आया था मैं, उसमें 5.5 बिस्किट निकले, नहीं होता है, 5 निकलेंगे या 6 निकलेंगे। सॉर्टेड, दैट इज क्वांटाइज्ड। अब यहां पे क्या होता है? सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम्स में। और अगर यहीं पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज कितना डेवलप होगा? वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सॉर्टेड भाई। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्जेस का मास होता है, इनसे मास एसोसिएटेड होता है। तो जब भी अपन चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं मास ट्रांसफर होगा। तो अपन बात कर लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पे कितना मास ट्रांसफर होता है। तो देखो, आपको याद है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 6 है और ये 19 है। 1.6 से 19 है, जिसको वैल्यू याद नहीं रहती, 1 को ऐसे रख दो, 6 को घुमा दो और वहां रख दो। 1 को ऐसे ही रख दिया, 6 को घुमाया और वहां रख दिया। सॉर्टेड है। ये घुमाने वाली एक और चीज बताता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1.6 को पूरा ऐसे घुमा दो, 9.1 हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू 10⁻⁻31 होता है। अब ये किस में होता है? केजी में होता है, याद रखना। ठीक, अब यहां पे देखो मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा सिंपल है, 1.6 तुम्हें याद है, 1.67 लिखना है, इंटू 10⁻⁻31 की जगह -27 kg लिखना है। ठीक है, ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है, उसके बारे में बात नहीं करते, पर मास के बारे में बात करते हैं। 1.68 इंटू 10⁻⁻28 kg। सॉरी 27 ही आएगा ना, मैंने 28 क्यों लिख दिया? सॉर्टेड है, क्लियर है भाई। अब यहां पे देखो, रैपिड फायर वाले क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सोचने और बताने तुम्हें, एकदम तेजी तेजी से सोच सोच के बताने की। व्हाट कैन वी गिव इतना चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, यस और नो? जल्दी से सोचो। नो, क्योंकि 1.5 है। इज 2 कूलम चार्ज पॉसिबल? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस। अच्छा, अगर मैं यहीं पे पूछूं कि इज 10 कूलम चार्ज पॉसिबल? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस। अच्छा, अगर मैं यहीं पे पूछ लूं भैया तुमसे कि 1.5 के कूलम चार्ज पॉसिबल? यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी। 1.5 के कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट? साथ साथ लिखते जाएं बेटा, समझते जाएं। 1.5 के कूलम मतलब 1500 कूलम चार्ज पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल। समझ में आया? अच्छा, ये कूलम है, फड़फड़ाना नहीं है। अब यहां देखो ध्यान से, आखिरी बार पूछ रहा हूं, 1.5 के इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? तुम्हें बताना जल्दी से। 1.5 के इलेक्ट्रॉन्स, तो 1.5 के का मतलब होता है 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये 1500 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या 1500 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पॉसिबल है। तो सिर्फ 1.5 ना देखें, के वगैरह लिखा है तो उसको भी देखें। यस, इट इज पॉसिबल। सॉर्टेड है भाई। इन सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट चार्ज, ट्रू। ये आपको याद रखना है, फैक्ट है। स्टेट कूलम को अपन सीजीएस यूनिट बोलते हैं। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट ये अरे ये क्या है? यस, इट इज, मतलब कोई भी चार्ज होगा वो n मल्टीपल ऑफ e होगा, मतलब 1 2 3 4 1000 1500 2000 मल्टीप्लाइड विथ e। यस, एकदम सही है। अब यहां पर हम इस चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना? तो मुद्दा अच्छा है, मुद्दा यह बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं 18 ग्राम वाटर में, मतलब H2O है, H2O का मोलर मास क्या होता है?
जल्दी से कमेंट करके बता दो यार, मैं केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाता हूँ। मोलर मास हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। ओके, तो 18 ग्राम ही होता है क्या? ओके, अरे यार 18 कुलम ही कुलम दिख रहा है तुम जी को भैया। तो यहाँ पे देखो 18 ग्राम इसका क्या हो गया? मोलर मास हो गया। तो इसके कितने मोल्स होंगे? मोल्स जो इसके होंगे वो होंगे 18 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, दैट इज 1 मोल। इज इट सॉर्टेड जनता? तो भैया यहाँ पे इसके मोल कितने होंगे? 1 मोल है। ओके ठीक, तो हमें पता चला कि इसके 1 मोल है, मतलब इस पूरे के पूरे वाटर में कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं तो 6 इंटू 023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, H2O के इतने मॉलिक्यूल हैं। हमसे पूछा गया है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस, तो इतने मॉलिक्यूल हैं। अब हम समझते हैं सेकेंड स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। हमने सबसे पहले निकाल लिया कितने मॉलिक्यूल हैं, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सॉरी हाँ, वन मॉलिक्यूल, हाँ तो H2O में H2O, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सोचो समझो और बताओ, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल एक मॉलिक्यूल में 2 इसके हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं इसमें ऑक्सीजन में। अब मुझे बताओ ये दोनों मिलने के बाद 2 और 8, ये दोनों मिलने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 ही प्रोटॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है टोटल इसमें। अब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने में कितने? तो हम थर्ड स्टेप में सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक, तो वन मॉलिक्यूल में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, इतने, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24। सब में 10 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉर्टेड हो गया भाई। अब यहां पे अगले स्टेप में तुमसे पूछ लिया हाउ मच नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 18 ग्राम। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज कितना है 18 ग्राम वाटर में? समझते हैं सवाल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब, है ना। तो हम समझ लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। पहले तो हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर Na है, ठीक है, Na एवोगाड्रो नंबर, या फिर इस चीज को बोलें तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक, सेकेंड चीज हमसे पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, पूरे के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हमने बोला कि भैया सबके अंदर 10 हैं और Na मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 है और Na मॉलिक्यूल है, अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 10 टू द पावर 23। इतने नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड स्टेप में अपन पता करेंगे नेगेटिव चार्ज कितना है। पहले अपन ने पता करा कितने मॉलिक्यूल, फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? E के बराबर। तो इतने इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा? इतना इंटू E। तो यहां पर नंबर ऑफ चार्ज या सब नेगेटिव चार्ज कितना होगा? तो 10 इंटू 6.023 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड विद 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मतलब मैंने इस चीज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? यहां पर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब यहां से मुझे पता चला कि कितना नेगेटिव चार्ज है। समझ गए भाई? बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलो आगे देखते हैं। अब यहीं पे पूछ लिया कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो भैया जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि H2O का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो क्या है? न्यूट्रल है। तो जितना नेगेटिव चार्ज ये निकल के आया इतना ही यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.02 पूरा लिख देता हूं, 6.023 इंटू 10। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल पे 10 पॉजिटिव चार्ज होगा, हर मॉलिक्यूल पे 10 पॉजिटिव चार्ज होगा।
और हर पॉजिटिव चार्ज पे E प्लस के बराबर वैल्यू होगी, मतलब 6.023 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड विद 10 मल्टीप्लाइड विद 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। इतना पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही नेगेटिव चार्ज है। सॉर्टेड हो गया भाई। चलो अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा वर्क है। अब यहां पर इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। मैंने सिंपल से यही चीज पूछी, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं अभी तक आपसे 2 सवाल पूछ चुका हूं, बताना है। चलो आगे देखते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो थोड़ा ज्ञान समझते हैं ना। मैंने आपको चार्ज के बारे में सब कुछ बता दिया। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या, मतलब चार्ज का कहां से आता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने तरह का चार्ज होता है, हर एक चीज हमने चार्ज के बारे में देख ली। क्या होता है क्वांटाइज, क्या होता है कंजर्व, हर चीज के बारे में हमें भरचक आइडिया हो चुका है। अब हम जानेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और ये चार्ज की वजह से ही हम कंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर जितनी चीजें यूज करते हैं या तो वो कंडक्टर होती है या तो वो इंसुलेटर होती है, और अगर सेमीकंडक्टर है तो उसके लिए भी एक चैप्टर है। तो बेटा हमने हर चीज के बारे में अच्छे से फुल प्रूफ तैयारी कर रखी। अब देखो जरा ध्यान से कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे मेटल होता है, आपको बोलते हैं ना यार मेटल से एक वायर को मत छुए, करंट लग जाएगा, लकड़ी से छू करंट नहीं लगेगा, समझ रहे हो। अगर आपको जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा पानी वानी और बिजली का तार उसमें पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, मस्त, और वहां पर आपको दिख रहा है कि चलो कुछ ऐसे खाने का एक फ्रूट वूट तैर रहा है उस पर पानी में, तो आप क्या करोगे, मस्त ऐसे लोहे की चम्मच पानी के अंदर डाल के उस फ्रूट को ऐसे निकाल लोगे? नहीं ना, तुम क्या करोगे, तुम कुछ लकड़ी का लोगे। पहली बात तो तुमको पानी का फ्रूट खाना ही क्यों, जो उसमें करंट गिरा हुआ है और पानी के अंदर करंट बह रहा है और वहां फ्रूट तुमको निकाल के क्यों खाना है? ठीक है, पर तुम्हें खाना भी है तो तुमको क्या करना है कि लकड़ी से उसे ऐसे करके निकालना है। समझ में आ गया? क्यों? लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए, तो लकड़ी से तुम्हें ऐसे करके निकालना है ताकि वो करंट तुम्हें ना लगे, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, इंसुलेटर होती है, और लोहा क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो हम समझते हैं कि इनके अंदर क्या मेन और क्या मुख्य कारण है और क्या मुख्य अंतर है। ठीक, तो ऐसा समझो कि करंट जब भी हमें कोई झटका लगता है, वो झटका चार्जेस के बहने की वजह से लगता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे चार्जेस हैं और वो चार्ज तुम्हारे अंदर से बह करके कहीं चला गया, तो उसकी वजह से तुम्हें क्या लगेगा, झटका लगेगा, क्योंकि चार्ज तुम्हारे अंदर बह के जा रहा है। और वो जो चार्ज जब तुम्हारे अंदर बह रहा है तो तुम्हें उसके वजह से ऐसे झटका लगता है, समझ गए, करंट लगता है। स्टैटिक वो जो करंट ऐसे मैंने चट करके कभी कभी नाखून पे लग जाता है, वो करंट भी इसीलिए लगता है क्योंकि चार्ज जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी वो बह गई तुम्हारे थ्रू। पहली बात क्लियर हो गई। अब समझो कि अगर एक कंडक्टर होता है तो उसके अंदर बहना आसान होता है, इंसुलेटर के अंदर बहना मुश्किल होता है। अब मैं अंदर की चीज तुम्हें एकदम भावना के साथ इमेजिन कर रहा हूं। देखो इधर इमेजिन करो कि एक क्लासरूम है, ठीक है, ऐसे समझो एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ठीक। अब ये कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर इस तरह से ऐसे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बैठे होते हैं। तो तुम सिर्फ एटम को, न्यूक्लियस वगैरह को मत देखो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देखो। तो कंडक्टर के अंदर मैं इमेजिन करवा रहा हूं ताकि तुम्हें भावनाएं थोड़ी समझ में। देखो इसके अंदर क्या बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए। इलेक्ट्रॉन जो बैठे हुए हैं, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को तुम ध्यान से देखो तो ये सीधे नहीं बैठते, ये ऐसे मस्ती कर रहे हैं, इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, घूम के वहीं आ जा रहे हैं, पर ऐसे मस्ती कर रहे हैं, फ्री हैं, ये खूब एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात समझ में आई? ये एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन है, एकदम फुर्सती। यहाँ देखो ये सारे बच्चे हैं क्लास के, तो जैसे तुम्हारी क्लास है, क्लास में एकदम रेसेस हो चुका है, सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं, एक उसको बोल रहा है कि अरे बुक दे, तो ऐसे करके बुक दे दी फेंक के, या उठ के जा करके दे के आ गए। किसी ने तुमसे बोला पेन दे दो, तो तुमने उसको ऐसे फेंक के पेन दे दिया। तुम टिफिन भी खा रहे हो, तुम मस्त भग रहे हो, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई खाना खा रहा है। तो अगर तुम्हें कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करना है रेसेस में, एक दोस्त को जो इस कॉर्नर में बैठा है, उसको उस दोस्त को कम्युनिकेट करना है एक मैसेज जो उस कॉर्नर में बैठा है, तो इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले कॉर्नर वाले दोस्त को ये वाले कॉर्नर वाले दोस्त से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फ्री हैं। ये तुरंत उठ के जाएगा और उसको जाके कुछ भी बता देगा। समझ में गया? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एकदम आजादी है। तो ये कहाँ का सीन है? कंडक्टर के अंदर का सीन। सब कुछ एकदम फ्री है, तो कुछ भी यहां से यहां तक भेजना है बहुत आसान है। तुम्हें कुछ मटेरियल को भेजना है, कम्युनिकेशन करना है, कोई भी चीज लेना देना, सब कुछ बहुत ज्यादा आसान है। इसीलिए सब कुछ बहुत आसानी से कंडक्ट हो जा रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेट को क्या बोल रहे हैं? कंडक्टर। अगर यही दूसरी जगह इमेजिन करो एग्जाम चल रही है, ये वाला मित्र
इस वाले मित्र से कुछ पूछना चाह रहा, ठीक है, अरे भाई हाँ, ये वाला मित्र उस वाले मित्र से कुछ पूछना चाह रहा, उसका छोड़ो, ये मित्र अगर इससे भी कुछ पूछना चाह रहा है ना, 10th बोर्ड का एग्जाम है तुम्हारा, 12th बोर्ड का एग्जाम है, ये पीछे वाले से पेन भी मांगना चाह रहा है ना, तो जान निकल जाएगी, केस बन जाता है, 5 साल तक देने नहीं देते हैं। तो बेटा यहां से वहां तक तो भूल ही जाओ कि तुम लेना देना कुछ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मैं न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, एटम की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी अपनी जगह पे फिक्स है। तो इमेजिन करो यहां पे क्या चल रहा है, एग्जाम वाला कंडीशन है, वहां पीछे क्या था, रेसेस था, सब घूम रहे थे, कोई किसी से कुछ भी कर रहा था, यहां सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगहों पे फिक्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने न्यूक्लियस ने बांध रखा है, ऐसे इमेजिन, तो वो ज्यादा इधर उधर घूम नहीं सकते, दूर तक नहीं जा सकते। तो क्या ये कंडक्ट करेगा? यहां से वहां तक कंडक्ट होना मुश्किल है? नहीं, ये कंडक्ट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है यहां से वहां तक कंडक्ट होना, यहां से यहां तक कंडक्ट होना ही बहुत मुश्किल, क्योंकि यहां अंदर इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, यहां पे कंडक्ट करना बहुत आसान। क्या आपको अंदर की स्थिति समझ में आ गई कि कैसा होता है कंडक्टर, कैसा होता है इंसुलेटर? अगर ये चीज आपको बहुत ही मस्त तरह से समझ में आ गई हो ना, तो कमेंट करके बताना कि चीकू भाई जिंदगी भर नहीं बोलूंगा कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या। चलो अब यहां पे देखो आगे, क्या चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं? सोचो समझो बताओ, क्या चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं? हाँ, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। यार ये तो हमें पता ही है, हमने देखा है, जगह जगह एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो भैया चार्ज किसी को रिपेल कर रहा है, चार्ज किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये चीज का एक दूसरे से लेना देना है। तो बहुत सारे लोगों ने काफी दिन तक सोचा कि यार अच्छा एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, वो कैसे करते हैं ना, ऐसे करके पेपर पे डांस कराते हैं। तो जब एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है या एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करना या अट्रैक्ट करना, मतलब अगर मेरे सामने कोई भी ऐसे खड़ा हुआ है और उसको मुझे खींचना है मेरी तरफ, या फिर मेरे को उसको धक्काना है, तो भाई मुझे उसके ऊपर फोर्स लगाना होगा। मतलब जब भी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, उनके बीच में फोर्स लगेगा। तो हमें एकदम से सब लोगों ने जैसे चार्ज को ढूंढा, चार्ज के बारे में बातें पता चली, तो लोगों को सबसे पहले तो यह है चार्ज अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में फोर्स लग रहा है। ओ भाई, तो फिर साइंटिस्ट लोगों को एक नया मुद्दा मिल गया, चलो फोर्स, लोगों को एकदम से मिल जाता ना, पुनीत सुपरस्टार मिल गया कभी, जबरदस्ती है। तो वैसे साइंटिस्ट लोगों को एक नया मुद्दा मिल गया कि यार चलो अच्छा एक काम करते हैं, फोर्स ढूंढते हैं कि चार्जेस के बीच में फोर्स कौन सा लग रहा है। इन्हीं सब में एक बहुत ही समझदार इंसान था, उसने ना चार्जेस के बीच का, मतलब इसमें भी यही है, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबने अलग अलग फॉर्मूले लाए, एक फॉर्मूला जिस इंसान का लगा और बहुत सक्सेसफुल हुआ, वो इंसान ने फॉर्मूला बताया कि दो चार्जेस जब भी कोई एक डिस्टेंस पे रखे होते हैं, Q1 Q2, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड, बेटा ये क्या है, मैग्नीट्यूड, फिर से बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां साइन के साथ नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड के साथ लेना है। तो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, समझ में आया? दूसरी चीज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लोगों ने पूछा वेट यू, ये वाला तो हमने कहीं देख रखा है, तो है ये बिल्कुल हमारे न्यूटन के जो ग्रेविटेशन वाला लॉ है उसके जैसा ही, मतलब Q1 Q2 वहां पे M1 M2 आता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आता था, बिल्कुल वैसे की वैसा ही है। पर यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, वो है ये, वहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था। न्यूटन ने बोला है कि वो जो कैपिटल G है वो पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं होगा। यहां इसने बोला कि ये जो K है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जगह जगह चेंज होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक, जैसे न्यूटन ने बोला था कि उनका लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, वैसे ही कुलम ने बोल दिया कि इनका जो लॉ है ये फोर्स वाला, ये भी पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने इस पे चार्ज दे दिया, इस पे चार्ज दे दिया है, मैं अब लगाऊंगा, नहीं लगेगा ब्रो। क्यों नहीं लगेगा ब्रो? क्योंकि ये इस पे वैलिड ही नहीं है, तो सिर्फ डिफाइन ही किया गया है पॉइंट चार्जेस। क्लियर है भैया? तो यहां तक आपको समझ में आया। अब ये जो K क्या है, तो K को लिखते हैं 1/4πε0। ये इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं, ये होता क्या है। तो यहां समझो कि अगर मैंने यहां पे लिखा K को लिखा जाता है 4πε0। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस चीज को हम बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, ऐसा कि ऐसा एक और कांस्टेंट आता है, पर यहां पर हम इसे बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब थोड़ा आगे चल के आपको और समझ में आएगा, पर अभी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि अगर एक, अच्छा ये मीडियम पे डिपेंड करती है,
पानी में अलग, तेल में अलग, घी में अलग, शहद में अलग, मायोनीज में अलग, हर जगह की परमिटिविटी अलग अलग होगी, शेजवान में अलग होगी। खाने की बात क्यों करते हैं? तो यहाँ पे देखो यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या हो गई, हमारी परमिटिविटी हो गई। अब ये परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी बताती है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड या कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम के अंदर बनाई जा सकती है। समझ रहे हो? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को उस मीडियम के अंदर बनाना कितना आसान है। सबसे ज्यादा आसान होता है हवा में बनाना, और सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वहां पे बनाना एक मेटल के कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाना। ठीक है, तो वहां पे ये वाली चीज क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। समझ गए? तो अपन इस चीज के बारे में अभी आपको एग्जैक्ट उतना अच्छे से आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कितना मुश्किल है परमिशन मिलना, कितना मुश्किल है परमिट होना इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अंदर एग्जिस्ट। ठीक है, तो जितना ज्यादा परमिटिविटी होगी उतना ज्यादा आसान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अंदर एग्जिस्ट होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं परमिटिविटी हमारी बात हो गई। कुलम्स कांस्टेंट जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो 9 × 10⁻9 आता है, तो इस k की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये आती है 9 × 10⁻9। अब यूनिट देखो, ठीक, इसका यूनिट देखो, k का यूनिट निकालना है तो ये न्यूटन का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। आर स्क्वायर इसके पास जाएगा तो इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर। कुलम का स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो इसको लिख देंगे कुलम का स्क्वायर। समझ गए? ऐसे करके आपको इसका यूनिट भी निकालते आना चाहिए। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप याद रखो इस चीज को। अब यहां पे देखो परमिटिविटी, इस चीज को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी वैल्यू देखो 8.85 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻12। अब ये नीचे आता है, इसका उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेटा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसका डायमेंशन पूछ लेते हैं। अब वो डायमेंशन कैसे निकलेगा? जब तुम चार्ज का डायमेंशन डाल दोगे, न्यूटन का डायमेंशन डाल दोगे, मीटर का डायमेंशन डाल दोगे, तुम्हें वो चीज का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक, ये वाली चीज तुम्हें आनी चाहिए। कूलम्स लॉ का डेफिनेशन एकदम प्रॉपर जो तुम्हें स्कूल में लिखना है वो भी यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक, अब कुछ एकदम रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन है, तुरंत एकदम फॉर्मूला देख के आंसर धड़ाक करके दे देना है। फाइंड द फोर्स बिटवीन 2 कूलम एंड -1 कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। बेटा यहाँ एक चार्ज है, ये कितने का है? +2 कूलम का है। यहाँ एक और चार्ज है, ये -1 कूलम। दोनों कुछ दूरी 1 मीटर पर रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा? वो होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही होगा भाई, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ कि Q1 Q2 में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम चार्जेस लेते हैं, हम साइन वाइन सब लेते हैं, तो हम सिर्फ क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड। तो मैंने यहाँ डाला 2, यहाँ डाला 1, यहाँ पे डाल दिया 1 का स्क्वायर, ये आ गया 2 × K। 2 × K को प्यार से लिखेंगे 2 × 10 K की वैल्यू डालेंगे तो K की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻9। तो कितना हो जाएगा? 18 × 10⁻9। सॉर्टेड है भाई? क्लियर है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, सब कुछ सॉर्टेड है, ये 9 आएगा, 9 उल्टा छप गया शायद। क्लियर है ना भाई? चलो अब यहाँ पे देखो, इतना हमको सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बकायदा सॉर्टेड तरह से समझ में। अब यहाँ देखो, अच्छा अब फोर्स बिटवीन इनके बीच का फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? उस चीज के बारे में भी थोड़ा फैसला ले लेते हैं कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो यहाँ देखो अट्रैक्टिव होगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो हमने यहाँ पे देख लिया भैया इतना मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसके बाद फोर्स कैसा आ रहा है? ये दोनों का फोर्स कैसा आ रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है। समझ गए? अब अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए हम क्या यूज करेंगे? नेगेटिव साइन नेगेटिव चार्ज यूज करेंगे। जब भी अट्रैक्टिव होता है नेगेटिव यूज करते हैं, जब भी रिपल्सिव होता है पॉजिटिव यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां देखो आगे, कूलम फोर्स इज ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेस। यस, इट इज ट्रू फॉर स्टैटिक चार्जेस। यस। अब यहां पे देखो अगली चीज, कूलम लॉ इज वैलिड फॉर एनी डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। यस और नो? जल्दी से बताओ बेटा, रैपिड फायर क्वेश्चन है। Coulomb's law is valid for any distance between the particles. Yes, किसी भी डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वैलिड है। बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस के लिए भी आंसर आ जाएगा, पर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैल्यू कम होती है। ठीक है, जल्दी से बताओ यहां पर। अब अगली चीज, हमने अभी तक काफी सारी चीजें देख ली इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ना।
उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला था कुलम्स लॉ था वो पढ़ लिया, उसका डेफिनेशन देख लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे अपन ने चार्ज की प्रॉपर्टी देखी, वैसे ही हम इस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स कौन सा है ना। फोर्स के बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी होती हैं कि फोर्स लग रहा है, अच्छा तो फोर्स कैसे लगेगा, कितना लग रहा है, इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इसका डायरेक्शन कैसे आता है, ये फोर्स किस तरह का है, किस नेचर का फोर्स है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, हर फोर्स, जब भी आप किसी फोर्स के बारे में बात करो आपको कुछ चीजें फोर्स के बारे में पता होनी चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड का कितना है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, मतलब इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना होगा, और ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह की चीजों के लिए अपन ने फोर्स के ऊपर बात करें कि क्या होगा सबसे पहले। इसके बाद हमें तो पता है कि लाइक चार्जेस, इस फोर्स में लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट फोर्स लगाते हैं, और अनलाइक चार्जेस टुवर्ड्स फोर्स लगाते हैं। जैसे लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, एक पे इधर फोर्स एक पे इधर फोर्स लगेगा, दोनों पे नेगेटिव फोर्स है तो भी इधर और इधर लगेगा क्योंकि लाइक है। अब एक अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इन दोनों में इस तरह का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। समझ में है, सॉर्टेड है, क्लियर है। अब यहां पे देखो फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स नहीं पता तो प्लीज कमेंट करके बताओ, नीचे कमेंट कर देना, जरूर से कमेंट कर देना कि चीकू भैया कंजर्वेटिव फोर्स की फीलिंग दे दो। तो अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स की एकदम प्रॉपर फीलिंग दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो कंजर्वेटिव फोर्स होता है जिसका डेफिनेशन के लिए लोग बोल देते हैं जिसका क्लोज पाथ पे वर्क डन 0 होता है, या जो कोई एनर्जी खा करके वेस्ट नहीं कर देता। ठीक, वो वाला होता है कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो बेटा सेंट्रल फोर्स मतलब दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दें और फोर्स इनकी जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, मतलब दो ऑब्जेक्ट दोनों के सेंटर को ज्वाइन करा एक लाइन से, अगर फोर्स उसी लाइन के अलोंग है तो हम बोलेंगे ये सेंट्रल फोर्स है, तो दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। पर अगर फोर्स ऐसे आ गया, क्या ये सेंट्रल फोर्स है, ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। समझ में आया। फोर्स एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर, बिल्कुल ये एक्शन है वो रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर में फोर्स एक्ट करता है। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है, कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे। इट इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। दुनिया में बहुत तरह के फोर्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आता है, उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे वीक फोर्स कौन है, जिसपे पूरी दुनिया चल रही है, ग्रेविटेशन। ठीक है, अब यहां पे देखो, इट इज इनफाइनाइट रेंज्ड फोर्स, मतलब ये इंफिनिटी तक लग सकता है, मतलब कितनी भी दूरी पर फोर्स एक दूसरे पर लग सकता है। जैसे ग्रेविटेशन है, सन ने प्लूटो को पकड़ रखा है, बहुत दूरी है पर पकड़ रखा है क्योंकि बहुत दूर दूर तक की डिस्टेंस पे ये फोर्स लगता है। सॉर्टेड भाई यहां तक। चलो आगे देखते हैं इसी चीज का वेक्टर्स का फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा नजदीकी से देखें, गौर से देखें। तो तुम, हाँ तुम थोड़ा आ जाओ, ध्यान से देखना, है ना, यही बच्चे उलझते हैं। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान कि जब भी हमारे पास ऐसे करके, सपोज ये ऑरिजिन है ना, हमारे पास इस तरह से यहाँ पे ऑरिजिन है, ऑरिजिन पे ये एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2। ठीक भाई, ये वाली जो इसकी लोकेशन है इसे मैंने बोल दिया R1 और इस चार्ज की जो लोकेशन है इसे मैंने बोल दिया R2। सॉर्टेड है। अब ये R1 है, ये R2। Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया, सपोज दोनों लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे, इधर लगेगा फोर्स इस तरफ है। इस फोर्स को मैं बोलूंगा फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, इसे मैंने F21 बोल दिया। ठीक, तो Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन क्या है, Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन क्या है, तो इसे ऐसे करके डिनोट करेंगे। इसको लिखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन 2 है, ये इनिशियल पोजीशन 1 है, तो 2 1, तो फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी इस तरह का ये वेक्टर लेते हैं, इसकी पोजीशन हमेशा लिखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक, ये होता है कोई भी चीज का पोजीशन वेक्टर। तो हमें इस जगह की पोजीशन बतानी है इसके रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे R2 माइनस आर। सॉर्टेड है। हम लिखेंगे R2, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा वेक्टर आता होगा। यहां देखो, इस चीज को हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे भैया, R21 वेक्टर। ठीक है, R2 माइनस R1 मतलब R21।
R1 माइनस R2 होता तो R12 लिखते। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमें R2 पता था, हमें R1 पता था, हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी थी यहाँ से वहां तक कि इसे अपन क्या बोल रहे हैं, R21 बोल रहे हैं। R21 इज गोइंग टू बी R2 माइनस R1। ओके, अब ये हमने लिख दिया इस तरह से। ओके ठीक है, अब यहां देखो, अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो फोर्स लिखूंगा तो मुझे फोर्स की दिशा भी बतानी पड़ेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो जो फोर्स है, मैं कौन सा फोर्स लिख रहा हूं, 2 1, मतलब फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इसके लिए मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको साइन के साथ हमें नहीं लेना है, इसको हमें सीधे सीधे सिंपल सिंपल तरह से लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, इस R21 का मैग्नीट्यूड। R क्या है, इस R21 का मैग्नीट्यूड है। तो ये तो क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे इसकी डायरेक्शन भी देनी है, तो मुझे इसकी डायरेक्शन देनी होगी तो मैं क्या दूंगा, जल्दी से बताओ। इसकी डायरेक्शन F21, जो फोर्स की डायरेक्शन है, इस फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, R21 की डायरेक्शन में। जिस तरफ R21 है उसी तरफ फोर्स है, जिस तरफ R21 है उसी तरफ फोर्स है। तो यहां देखो भैया, R21 की दिशा को फोर्स की दिशा, R21 की दिशा को फोर्स की दिशा बोल दिया गया। क्या बात समझ में आ गई आपको। अब यार ध्यान से देखो इधर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। इसी फोर्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। क्या ये बिल्कुल क्लियर है, क्या बिल्कुल क्लियर है। इसी चीज को बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हमें यहां तक नहीं। हमेशा जब भी लाइक चार्जेस होंगे तो R स्क्वायर और R कैप आपको याद रखना है। चलो, इसी का दूसरा आपको यही चीज है, यही सारी चीज मैंने आपको समझाई। इसी का दूसरा मैं आपको मुद्दा समझा देता हूं, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। यहां पे ये हमारे पास ओरिजिन है, यहां पर हमारे पास है चार्ज 1 और यहां पर हमारे पास है चार्ज 2। ठीक है, अब ये चार्ज 2 क्या है, नेगेटिव। ओके, अब देखो, ये डिस्टेंस R1 होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, R2 होगी। Q1 का Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो R21, ऐसे वेक्टर बोलूंगा, R21 लिख दूंगा ऐसे, 1 से 2 पे जा रहा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, एरो कहां से जा रहा है, फाइनली 2 पे जा रहा है, शुरू कहां से हो रहा है, 1 से, तो 2 1 R21 सॉर्टेड। अब यहां देखो कि इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स है, F21 जो फोर्स आएगा, मतलब फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, F21 इधर लगेगा। तो हम लिखेंगे F21 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बेटा, F21 इज इक्वल्स टू, ज्यादा खतरनाक नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में भर के दिया है। अब यहां देखो, F21 इज इक्वल्स टू, F21 इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड वही रहेगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है, तुम खुद देख लो, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर बिल्कुल सेम। डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन इस बार आएगी माइनस ऑफ R21। समझ गए क्या, डायरेक्शन क्या आ रही है, R21 इधर है और फोर्स इधर आ गया, तो बच्चा क्या हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। क्लियर, एकदम सॉर्टेड। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में लिखूं तो ये ऐसा लिखेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और माइनस R। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा, इसी चीज को लिखने का एक और फॉर्म बता देता हूं जो आपको कभी कभी क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। क्या आपको यह पता है, R कैप इज इक्वल्स टू R इंटू R कैप होता है। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं फोर्स के बारे में ये लिख सकता हूं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप जो है, तो ये तो पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए होता तो माइनस आता। पर अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं, ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दूं, तो K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ऊपर आ जाएगा R इंटू R कैप। मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे R से मल्टीप्लाई कर दिया, करते ना डेरिवेशन वगैरह करने के लिए, तो ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दिया, ये R कैप आ गया, नीचे R क्यूब आ गया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और R कैप को क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर, तो यहां R वेक्टर आ गया। ठीक, तो पहले क्या आ रहा था, कैप आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। पहले कुछ कैप आ रहा था, यहाँ पे R ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे क्यूब हो गया, इधर क्या आ गया, वेक्टर। तो वेक्टर और कैप के अंदर क्या अंतर है,
वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, कैप का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्शन। समझ में आया? वेक्टर पूरा होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कैप होता है सिर्फ डायरेक्शन। ईस्ट सिर्फ डायरेक्शन है, 5 किलोमीटर ईस्ट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। समझ में आया? चलो, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर, ये सवाल को अच्छे से देखिएगा। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर बोथ point charges and distributed charges, only for distributed charges, neither for distributed and point charges। तो correct answer होगा A। Coulomb's law is valid only for point charge। क्लियर है? चलो, अब Coulomb's law के अंदर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स आता है। ये क्या होता है इसको समझ, ठीक है? एक मिनट रुको, इसको समझते हैं। जगह नहीं, हाँ यहाँ करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर एक चार्ज इस तरह से है प्लस Q, यहाँ मल्टीपल चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, तब क्या होगा? ये Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, Q3 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसने लगा दिया F1, F3, F2, सब ने फोर्स लगाया। तो ये चार्ज को, बेचारे एक चार्ज को बहुत सारे फोर्स मिल रहे। तो एक चार्ज को बहुत सारे फोर्स मिलने, अब जब बहुत सारे फोर्स मिलने हुआ, एक नेट फोर्स उस चार्ज ने एक्सपीरियंस करा। वो कितना होगा? F1 होगा प्लस F2 होगा प्लस F3। क्या आप समझे? तो तीनों का वेक्टर सम होगा। हम जब किसी भी 3-4 फोर्स या 3-4 वेक्टर को एडिशन कर रहे हैं, उस चीज को बोल देते हैं सुपरपोजिशन। ठीक? तो अगर एक के पास 3 वेलोसिटी आ गई, उसको बोलेंगे उन सब की वेलोसिटी ऐड करके एक वेलोसिटी बनाएंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेलोसिटी। 3 फोर्स आ गए, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। उसके पास 3 डिस्प्लेसमेंट आ गए, उसे इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। समझ में आया? तो वो गए 3 उसके पास सुपरपोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो भी आप बोलना चाहते हो उस चीज को फाइनली हम क्या बोल देते हैं? सुपरपोजिशन। तो ये 3 फोर्स ऐड हो गए और अब एक फोर्स मिलके बनाएंगे, उसे बोल देते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। क्या होगा? वेक्टर एडिशन। हाँ, तो भैया देखना इस सवाल को कि इसमें हमसे बोला गया है कि 3 चार्ज दिए हुए हैं। देखो जरा ध्यान से, अच्छे से बनाते हैं अपन। पहले 3 चार्ज, यहां पर 3 चार्ज हैं। पहला वाला चार्ज हमारा कौन सा है? पहला चार्ज हमारा है 4Q, दूसरा जो चार्ज है वो हमारा Q है, और तीसरा चार्ज हमारा स्मॉल q है। अब पूछा ये गया है और बताया भी कुछ गया है कि यहां पर हर चार्ज कुछ कुछ डिस्टेंस पे रखा है। जैसे ये वाला चार्ज ओरिजिन पे रखा है भाई, है ना। दूसरा वाला जो चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज कहां पे रखा हुआ है? ये रखा हुआ है, अरे भाई क्यों लिख दिया, ये वाला चार्ज रखा हुआ है L/2, 0 पे। और तीसरा चार्ज यहां पर जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है L, 0 पे। अच्छा, इसको अलग तरह से लिखने का, तीसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ है L, 0 पे। अब हमसे प्रश्न में साफ साफ पूछा गया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q, मतलब इसकी क्या वैल्यू हो कि स्मॉल q पे फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखो जरा ध्यान से, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि इसका फोर्स 0 हो जाए। ठीक, मैं तुम्हें ना एकदम साधारण सिंपल सी चीज बताता हूं कि हमें इस पे फोर्स 0 करना है। तो हमें लिखना है, मैं इसे A बोल देता हूं, इसे B बोल देता हूं और इसे C बोल देता हूं। समझ गए भाई? ठीक, तो A B C। अब मुझे A B C में C के ऊपर फोर्स 0 करना है, तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑन C इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन C इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। तब C पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? A भी फोर्स लगाएगा C पे और B भी फोर्स लगाएगा C पे। तो फोर्स ऑन C because of A plus force on C because of B will be equals to 0। तो फोर्स ऑन C पे जो फोर्स आया किसकी वजह से? A की वजह से, प्लस फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हमें दोनों का फोर्स का सम 0 करना है। अब फोर्स ऑन C कितना होगा? मैं बोल देता हूँ 4Q, मैं पॉजिटिव ही मान के चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भैया पॉजिटिव तो मान गया क्या है ही, तो यहाँ पे लिखना है K। ठीक, A और इसका चार्ज Q1 Q2, तो यहाँ लिखूंगा 4Q, G लिख रहे हो तुम भी, 4Q मल्टीप्लाइड विथ Q डिवाइडेड विद पूरा की पूरा डिस्टेंस जो कि होगा L का स्क्वायर प्लस CB, मतलब इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स। तो यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑन, फोर्स को लिखेंगे K Q, अरे भाई K Q मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल q डिवाइडेड विथ ये वाला डिस्टेंस जो कि होगा L/2 का होल स्क्वायर। इसका सम क्या करना है? 0 प्रूव करना है। बहुत ही बढ़िया, यहां तक हमने सब लिख दिया। अब इन दोनों का सम जब हम 0 प्रूव करेंगे तो तुम ध्यान से देखोगे कि यहां पर
जो के क्यू है, के है, ये कट गया, क्यू और के कट के 0 में चला गया, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर भी कट गया। हमारे पास जो बचा वो बचा 4q अपॉन 1, ठीक। यहां पे बचा इज इक्वल्स प्लस q अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस 0, और इसको और अच्छे से लिखेंगे तो आ जाएगा 4 स्मॉल q प्लस q इज इक्वल टू 0, 4 स्मॉल q प्लस 4q इज इक्वल्स टू 0। तो हमें पता चला q इज इक्वल्स टू -q। भैया आपको बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब एक और तरह से समझते हैं। तो देखो 4q और q है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये उसको धकाएगा, तो ये धका रहा है, हमें इस पे नेट फोर्स 0 करना है, मतलब ये वाला q पे ऐसे फोर्स लगा रहा है। अगर हमें दोनों का नेट फोर्स 0 करना है तो इस q को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, और ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। तो ये q इसके ऊपर इधर फोर्स लगाए, नेगेटिव हो तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो q नेगेटिव आ रहा है, पर कितना नेगेटिव चाहिए, तो हमें इसके ऊपर लगाया हुआ फोर्स, इसके ऊपर लगाया हुआ फोर्स, दोनों को बराबर करना है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो सिंपल सी चीज, ये मैं आपको सेकंड रास्ता बता रहा हूं, सेकंड रास्ता। तो इसमें आपको क्या करना है, के 4q इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर को बराबर कर देना है के क्यू इंटू क्यू अपॉन L/2 के स्क्वायर के। दैट्स इट। यहां से ये सब कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगा 4q इज इक्वल्स टू फिर से 4q, मतलब q इज इक्वल्स टू q। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये q नेगेटिव होगा, तो q नेगेटिव होगा और q के बराबर होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेगेटिव होगा तभी तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आया, ठीक। तो ये सेकंड रास्ता है, सॉर्टेड है भाई। चलो ये आंसर आ गया इसका। अगला सवाल, हम सभी के पास अगला सवाल, 2 point charges 9e and e are placed at a distance r, at what distance another charge q should be kept away from 9e so that the charge will remain in system, like the charge will experience net force 0। मतलब ये क्या होगा भैया, चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, उस छोटा चार्ज जिसको हम प्लेस कर रहे हैं उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0, ठीक। तो यहां देखो, हमसे बोला है कि एक चार्ज है 9e का, हमसे यह भी बोला है कि एक और चार्ज है e का, इन दोनों के बीच में कहीं पे ऐसे एक चार्ज Q0 प्लेस कर रहे हैं, हमें नहीं बताया Q0 कौन सा है, पर वो उसको प्लेस कर रहे हैं। तो पूछा कितनी डिस्टेंस पे प्लेस करें 9e वाले चार्ज से, क्योंकि 9e से डिस्टेंस पूछी है तो मैं इसे x बोल रहा हूं। इसे x क्यों बोला, इसे इस डिस्टेंस को x क्यों नहीं बोला, क्योंकि डिस्टेंस 9e से पूछी है, सवाल में साफ साफ लिखा है केप्ट अवे फ्रॉम 9e चार्ज, ठीक। अब यहां देखो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना पता चला जनता, r पता चला। अब मुझे एक बात बताओ बहुत ही अच्छे से, कि 9e है वो e है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इसके ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, बिल्कुल। नेट फोर्स 0 होगा तो 9e इसको इधर धकाएगा, ठीक, e इसे इधर धकाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो ये इसे f, इसे बोल देता हूं 1, इसे बोल देता हूं 1, इसे बोल देता हूं 2। तो ये इस पे F1 फोर्स लगा रहा है, 2 इस पे F2 फोर्स लगा रहा है, उल्टा लिख दिया। 1 चार्ज इस पे F1 फोर्स लगा रहा है, 2 चार्ज इस पे F2 फोर्स लगा रहा है। अब होने क्या वाला है, क्योंकि इसे इक्विलिब्रियम पे रहना है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होगा, जल्दी बताओ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है, मतलब F1 और F2 कैंसल आउट हो रहे हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम होना है, नेट फोर्स 0 होना है, यहां पर Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, 0। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 क्या हो गया, सॉरी F1 इज इक्वल्स टू F2 क्या हो गया, बराबर रहेगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पे देखिए बेटा, K Q0 F1 की जगह लिख रहा हूं, K Q0 इंटू 9e अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। बेटा समझे, मैंने पहला वाला चार्ज लिखा, दूसरा वाला लिखा K Q0 F2 लिख रहा हूं, तो ये वाला चार्ज लूंगा अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस को लिखेंगे, पूरा की पूरा डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है, तो ये बचा हुआ कितना बचा,
आर माइनस एक्स, आर में से एक्स को माइनस करके जो बचा वो लिख दिया, तो यहां लिख दिया आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां देखो के से के कट गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ई से ई कट गया, सॉर्टेड है जनता। यहां देखो 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू हमने 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। क्या हम दोनों तरफ रूट ले सकते हैं ऐसे, है ना? तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ रूट ले लूंगा इधर, चलो दोनों तरफ रूट ले लिया। तो 9 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखा है 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया भाई, सॉर्टेड, दोनों तरफ रूट लिया। अब यहां पे देखो जैसे ही रूट लिया ये आ गया 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स, तो हो गया 3r माइनस 3x इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू 3r/4, सॉर्टेड। ठीक है भाई, हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 3r/4। इसी तरह के सवाल सुपर पोजिशन के ऊपर आपको कई सारे लगाने हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको जाके कॉन्फिडेंस आएगा। अब इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा या आखिरी इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम बात करेंगे फोर्स मीडियम में कैसे बिहेव करता है। तो क्या होता है कि जब फोर्स हवा में होता है, ध्यान से देखिए, उस डायग्राम के ऊपर भी हम जाएंगे, पर पहले हम समझते हैं कि जैसे Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। क्या ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोर्स लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ये है F1, ये है F2, F1 F2 का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, हमें पता है, ठीक है। तो ये F है, तो ये F का जो भी मैग्नीट्यूड है, F1 का मैग्नीट्यूड है या F2 का मैग्नीट्यूड है, बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। पर ये क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे होता है। इसी को और अच्छे से लिखे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर हमसे पूछ लिया गया कि इस पूरे सिस्टम को हमने एक मीडियम में डुबा दिया, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने पानी के अंदर डुबा दिया, तेल के अंदर डुबा दिया, घी के अंदर डुबा दिया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि यहां पर अब कुछ चीजें चेंज होगी। तो जो एप्सिलॉन नॉट था इसकी जगह अब हम ई रखेंगे। ई क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर। अब हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह अब क्या रखेंगे? ई, क्योंकि ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब एयर में था या वैक्यूम में था या फ्री स्पेस में था तब, पर अगर अब ये एक मीडियम में डला हुआ है तो हम इसे बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ई नॉट या इज द परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो हमने एयर की परमिटिविटी से इसे बढ़ा दिया, क्योंकि मीडियम में गए तो ई आर से मल्टीप्लाई हुआ, परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से वैक्यूम की परमिटिविटी से बढ़ गई, ई आर से मल्टीप्लाई। ठीक, इसी चीज को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम। ठीक है, इसी ई आर को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। ठीक, तो ये चीज आपको पता चला, ई आर आ गया। ई आर आने से हुआ क्या समझते हैं। यहां पे कि जैसे ही दो चार्ज यहां पर थे, इन दोनों के बीच में हमने यहां पे डाला, तो यहां एक फोर्स था F। अब हुआ क्या, हवा में जो फोर्स था वो तो था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉर्टेड है। अगर इसी चीज को मैं और साधारण तरह से लिखूं, मतलब पानी के लिए लिखूं ऐसे, इस चीज को पानी के अंदर के लिए लिखूं, तो ये एयर में था, पानी के अंदर के लिए लिखा तो ये आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ ई आर मल्टीप्लाइड विथ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस अभी भी अपन ने आर डिस्टेंस पे रखा और पानी में डाल दिया। अब क्या हुआ यहां पर, तुम ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा बेटा, पूरा की पूरा तो यही है, तो ये आ गया F एयर अपॉन, इसे लिख देते हैं ई आर। ठीक है, F एयर अपॉन ई आर। F एयर क्या है, फोर्स जो एयर में था, ई आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। तो अगर पूरा की पूरा फोर्स सपोज 10 न्यूटन है, पूरा की पूरा फोर्स सपोज 10 न्यूटन है, फोर्स हवा में 10 न्यूटन है, और मैंने उसे एक मीडियम के अंदर डुबा दिया, सेम टू सेम दोनों के चार्ज को एक मीडियम के अंदर डुबा दिया, तो फोर्स कम हो जाएगा। कम होके कितना हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो होगा 10 न्यूटन अपॉन ई आर। तो अगर किसी एक मीडियम के अंदर मैंने डुबा दिया, तो जो फोर्स हवा में 10 न्यूटन था, अगर उस पूरे के पूरे सिस्टम को मीडियम में डुबा दिया जाए तो वो फोर्स 10 अपॉन ई आर हो जाएगा। ई आर होगा उसका रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
एक ही नाम है दोनों चीजों के। यहां पे देखिए 10/ER सॉर्टेड है भाई, एकदम क्लियर, बहुत ही भव्य तरह से। अब यहां देखिए हम बात कर रहे हैं इसी तरह के एक सवाल की। अ फोर्स F इज एक्टिंग बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक। इफ ग्लास प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना इज प्लेस्ड बिटवीन देम, द फोर्स विल नाउ बिकम, ठीक है। तो देखो समझो कि ये दो चार्ज थे, अब इनके बीच में ऐसे ग्लास प्लेट रख दी है पूरी। अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा? तो क्या हो गया कि पहले तो ये Q1 थे, Q1 था, Q2 था, ये इसका K6 मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या ER बोल दो, ER क्या है 6 है, इसको बीच में प्लेस कर दिया। तो पहले जो फोर्स था वो F इन एयर था, अब जो फोर्स है F इन मीडियम वो कितना होगा? F इन एयर अपॉन K। इज इट क्लियर? F इन एयर अपॉन K। तो भैया F पहले दोनों के बीच में F फोर्स लग रहा था, अब कितना फोर्स लग रहा होगा? 6। क्या बहुत ही अच्छे से आपको ये बात सॉर्टेड हो गई जनता? बहुत ही प्यारे तरह से आपको ये बात क्लियर है। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच का सपोज फोर्स 10 न्यूटन है, ठीक है। इन दोनों को उठा करके मैंने एक ऐसे मीडियम के अंदर डाल दिया जहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। तो अभी इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, रिपल्शन ही लग रहा होगा, ऑब्वियसली दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। वो रिपल्शन फोर्स होगा कितना? तो अभी जो फोर्स ये लग रहा होगा ये F होगा 10/4, दैट इज 2.5। समझे? तो बेटा हवा में फोर्स अलग होता है, किसी और मीडियम में डाल दिया तो फोर्स अलग होता है, और कितना होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कम हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही मजा आया होगा, अच्छे से हर एक चीज समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इसके ऊपर मैंने कुछ 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी लेवल के लिए काफी अच्छे का और काफी ज्यादा अच्छे से आपको हर एक चीज आपके बोर्ड्स के लेवल तक, और जेईई मेंस की भी थ्योरी वाला जो पार्ट है, बेसिक क्वेश्चन वाला पार्ट है, जो 75% तक जेईई मेंस का होता है, वो आप बड़े कॉन्फिडेंस से यहाँ पे कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो इसके ऊपर का भी आ जाएगा। यहीं तक था। अगले सेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बाहुबली की महिष्मति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, सारा की सारा ईपीपी जो भी इसका सेशन का PDF है वो आपको वहीं मिलेगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।